अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। उनमें से सबसे पहला टॉपिक है ओपन एमएस डाटा फॉर्मेट्स। लास्ट वीडियो में हमने रॉ फॉर्मेट्स देखा था, ठीक है, और इसके अलावा हमने एमजीएफ यानी कि मैस्कोट जनरल फॉर्मेट देखा था। आज हम देखेंगे कि और कौन कौन से ओपन एमएस डाटा फॉर्मेट्स हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं इस स्टडी का कि हम ये क्यों टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपको पता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो हमारे पास आउटपुट आती है मैस टू चार्ज रेशो और आयन इंटेंसिटी की बेस पे होती है, ठीक है। और रॉ फाइल फॉर्मेट्स वो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए स्पेसिफिक होते हैं और हर कंपनी का अपना यूनिक फाइल फॉर्मेट होता है। अब एक दफ़ा जब इंस्ट्रूमेंट अपडेट होगा, अपग्रेडेशन होगी उसकी, तो जो उसकी आउटपुट है उसको भी तो अपग्रेड होना चाहिए ना, उसको भी तो चेंज होना चाहिए ना। हमने कहा ना रॉ फाइल फॉर्मेट्स हर इंस्ट्रूमेंट के लिए स्पेसिफिक हैं। जब हमने इंस्ट्रूमेंट में कोई नई चीज़ ऐड की तो वो एडिशन उसकी आउटपुट में भी तो शो होना चाहिए। उसके लिए रॉ फाइल फॉर्मेट को भी तो अपडेट होना चाहिए ना। तो इस वजह से हमारा जो रॉ फाइल फॉर्मेट है नीड्स टू बी अपग्रेडेड एज वेल। लेकिन जो ऑनर्स हैं रॉ फॉर्मेट्स के वो डेवलप कर रहे हैं सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट्स जो कि डिफ़िकल्ट हैं किन चीज़ों में, रीड करने में और उनको अंडरस्टैंड करने में। इफ़ यू हैव द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द मेकर ऑफ एम एस देन यू कैन रीड द रॉ डाटा फाइल्स एज वेल। अगर हमारे पास कोई एम एस का सॉफ्टवेयर हो तो हम रॉ डाटा फाइल्स की स्टडी कर सकते हैं। अब सल्यूशन क्या था इस प्रॉब्लम का कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपग्रेड हो गया तो रॉ फाइल फॉर्मेट तो अपग्रेड नहीं हुआ, वो डिफ़िकल्ट हो गया हमारे लिए पढ़ना। तो क्या हुआ, इसके सल्यूशन निकाला गया कि एम एस डाटा जो था एम.सी डाटा वो डेवलप किया गया HPO/PSI कंपनी ने, ठीक है। MZ-XML डेवलप किया गया इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी में। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, इसका नाम रखा गया MZML, ठीक है। अब ये प्रोवाइड करता है हमें मेटा डाटा भी। मेटा डाटा क्या होता है कि हमारे पास एक तो मतलब कह ले ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो तो होगा डाटा। लेकिन इससे रिलेटेड जितनी सीक्वेंसेस हैं अगर वो हमें उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो ये रिलेटेड सीक्वेंस का जितना भी डाटा होगा उसको हम कहेंगे कि ये मेटा डाटा है। अब यहाँ पे देखें MCXML 2004 में डेवलप हुआ, फिर अपग्रेड हुआ और फिर ये MCML हो गया और इसकी कैपेसिटी मेटा डाटा प्रोवाइड करने की ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। अब ये हमारे पास वेरियस टूल्स हैं। सबसे पहले प्रोटियो विज़ार्ड है, ओपन एमएस है, ये टूल्स हैं। और नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट्स हैं कि ये हमें किस किस फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करती हैं। इनको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो ना फॉर एग्जांपल के तौर पे ना रख लें माइंड में। अब कंक्लूजन क्या है हमारे पास इसकी, सेवरल सॉफ्टवेयर्स एग्जिस्ट फॉर कन्वर्टिंग रॉ फाइल फॉर्मेट्स इनटू ओपन सॉफ्टवेयर फॉर्मेट्स। और हर ओपन फॉर्मेट के अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं MCXML और मैस्कोट जनरल फॉर्मेट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रोटियोमिक्स टूल। अब इसमें हमने पढ़ना है मैस्कोट पहले। मैट्रिक्स साइंस ने डेवलप किया है ये सर्च इंजन, ठीक है। तो ये हेल्प आउट करता है हमारी सर्च करने में पेप्टाइड मैस फिंगरप्रिंटिंग एंड शॉटगन प्रोटियोमिक्स डाटा सेट। ये बेसिकली एक तकनीक है DNA के लिए। अब ये टूल जो है ये क्या करती है कि मैस कन्वर्ट में हम क्या करते हैं, रॉ मैस स्पेसिफिक डाटा। उस सेकंड क्या है, पेप्टाइड आइडेंटिफिकेशन होती है। ये 4 टूल्स हैं पेप्टाइड आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन अभी हम किसको यूज़ कर रहे हैं, मैस्कोट को। फिर पेप्टाइड वैलिडेशन की जाती है, पेप्टाइड प्रॉफिट है, iProfit है, PTM प्रॉफिट है। अब ये देखें ये मैट्रिक्स साइंस का मेन पेज है, यहाँ पे हम असेस कर सकते हैं मैस्कोट सर्वर को। ये मैस्कोट सर्वर का पेज आ गया, इसमें नाम रिक्वायर है, सर्च टाइटल है, डाटाबेस आपने किस में यूज़ करना है, ये स्विस-प्रोट है, इसमें NCBI है, उसके बाद एंजाइम कौन सा है, टेक्सोनोमी, ये सारे ऑप्शंस आप इनमें से अपनी मर्ज़ी के जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब इसमें कंक्लूजन क्या आया हमारे पास कि मैस्कोट जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑनलाइन सर्च टूल है प्रोटियोमिक्स डाटा के लिए, लेकिन इसमें बैच प्रोसेसिंग मोड नहीं है। बैच प्रोसेसिंग क्या है कि स्टेप टू स्टेप, मतलब इसकी जो प्रोडक्ट है ना वो इसके लिए रिएक्टेंट है, इसकी प्रोडक्ट जो है उसको फर्दर हम इस कैले रिएक्शन में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, इसकी प्रोडक्ट को फर्दर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये जो मैस्कोट है ये टॉप डाउन प्रोटियोमिक्स डाटा के लिए भी इतना फिजिबल नहीं है। अब सेकंड टूल है ऑनलाइन प्रोटियोमिक्स टूल में से प्रोसाइट पीटीएम। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं और एडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा, कैलिहर और उसके कुछ कोलीग्स थे, क्योंकि एटॉल का वर्ड यूज़ है मतलब उसके साथ कुछ और लोग भी थे, उन्होंने डेवलप किया ऑनलाइन टॉप डाउन प्रोटियोमिक्स सर्च इंजन, उसको कहा गया प्रोसाइट। प्रोसाइट जो है ना ये टॉप डाउन प्रोटियोमिक्स डाटा को सर्च करता है और रिपोर्ट करता है प्रिकर्सर प्रोटीन्स को। यहाँ पे देखें अब इसके 3 डिफरेंट सर्च मोड्स हैं। फर्स्ट फाइल हमने ली, ठीक है, और उसको हमने कंपाइल और टैग वगैरह, उसमें फ्रेगमेंट आइंस आ गए। यहाँ पे इस साइड पे क्या है, इंटैक्ट आइंस आ गए। अच्छा, अब ये जो ग्रीन है ये पहले देख लें, ये शो कर रहा है एब्सोल्यूट मैस को। ऑरेंज जो है ये सीक्वेंस टैग्स के लिए है और ब्लू जो है ये हाइब्रिड सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट प्रोटीन आ गई, उसका हमने स्कोर मेजर किया, मतलब उसकी देखी सिमिलैरिटीज़, उसमें कुछ मैच फ्रेगमेंट्स आ गए, कुछ अनमैच्ड आ गए, उनकी बेस पे हमने उसका स्कोर डिटरमाइन कर लिया। अब ये मेन कह लें पेज है प्रोसाइट पीटीएम का। कंक्लूजन क्या है कि प्रोसाइट पीटीएम इज़ द स्टेट ऑफ आर्ट इन टॉप डाउन प्रोटियोमिक सर्च, और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं क्या, पॉली ए टेल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की एक टाइप है। अब कुछ हमने केस स्टडीज़ पढ़नी है, लेकिन ये याद रखना है हर केस स्टडी दूसरी जो नेक्स्ट आने वाली केस स्टडी है ना उससे लिंक्ड है, मतलब ये आप कह लें कि एक लेदर के स्टेप्स हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, प्रोटियोमिक्स क्या है। प्रोटीन सीक्वेंस और स्ट्रक्चर की स्टडी है। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है प्रोटीन्स को और उनकी सीक्वेंसेस को। अब हम केस स्टडीज़ देख रहे हैं। सबसे पहली केस स्टडी, इसमें हमने क्या करना है, मोनो आइसोटोपिक पीक डिटेक्शन। आइसोटोप्स आपको पता है ना आइसोटोप्स का, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। और अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप वेरिएंट इज़ यूनिक, मतलब हर आइसोटोप की अबंडेंस दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। 3 तरह के बेसिकली मैसेज होते हैं, नॉमिनल मैस है, मोनो आइसोटोपिक मैस है, एवरेज मैस है। अब जो नॉमिनल मैस है ना, ये देखें, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है उसके हमारे पास हैं 3 आइसोटोप्स, वो आइसोटोप जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है, जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है उसका जो मैस है उसको हम कहेंगे नॉमिनल मैस। मोनो आइसोटोपिक मैस कौन सा है कि एक आइसोटोप, मतलब इसके 3 में से ना हम इनको तीनों को सेपरेटली इनका देखें एक एक का मैस, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, मोनो आइसोटोपिक मैस। एवरेज मैस क्या है, इन तीनों के मैस की एवरेज निकाल लें, मतलब जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके मैस की एवरेज निकाल लें। अब यहाँ पे देखें, हम डिटेक्ट कर रहे हैं मोनो आइसोटोपिक पीक्स को, तो हमारे पास ये डिफरेंट पीक्स आ जाएंगी। कंक्लूजन इसमें क्या है कि MS1 डाटा, MS1 क्या था, मास स्पेक्ट्रोमीटर 1 डाटा रिपोर्ट करता है आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटैक्ट मॉलिक्यूल्स मैस। मोनो आइसोटोपिक मैस वैल्यू को सिलेक्ट किया जाता है मैस डिस्ट्रीब्यूशन से, और वैल्यू इज़ द हाईएस्ट मैस वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारी सेकंड केस स्टडी। अब फर्स्ट में हमने क्या किया, प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मोनो आइसोटोप्स। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है कि एक प्रोटीन है, पेप्टाइड बैकबोन है, उसकी फ्रेगमेंटेशन करनी है, ठीक है, तो हमारे पास 2 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, एक तो N टर्मिनल होगा और एक C टर्मिनल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ करें हमारे पास एक प्रोटीन है, उसके 100 रेजिड्यूज़ हैं, ठीक है, उसको हम 100 पॉइंट से रिमूव कर सकते हैं और हमारे पास मोर देन 200 फ्रेगमेंट्स आ सकते हैं।
टेंडम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। अब इसमें क्या होता है कि मैस जो 200 फ्रेगमेंट्स का है उसको हम मेजर करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर से, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सारे फ्रेगमेंट्स आयोनाइज होने चाहिए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेंडम एमएस। आयोनाइजेशन स्ट्रेटजी कौन सी हो सकती है? इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रो स्प्रे क्या करती, आयोनाइजेशन तकनीक क्या करती है कि इंड्यूस कर देगी मल्टीपल चार्जेस ऑन द इंटैक्ट मॉलिक्यूल। इसका रोल क्या होता है कि ईच फ्रेगमेंट जो है ना उसके हर पोर्शन पे चार्ज आ जाता है, और ESI अलाउ फॉर प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल चार्ज आयंस, और टेंडम MS हेल्प्स मेजर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोनाइज्ड फ्रेगमेंट्स। मतलब पहले हमने ये जो फ्रेगमेंटेशन की उनकी, सेकंड में हमने क्या किया, हमने उनको चार्ज दे दिया प्लस माइनस मतलब हर पोर्शन पे चार्ज आ गया। थर्ड हमने क्या किया, उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो डिटरमाइन कर लिया। अब थर्ड केस स्टडी है हमारी, ये बैकग्राउंड में आपने पिछली केस स्टडी याद रखनी है। क्या यूज़ किया था हमने? टेंडम MS। अब इसमें हमने क्या करना है, पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स बनाने हैं। फ्रेगमेंट्स क्योंकि उनमें अमाइनो एसिड्स डिफरेंट होते हैं ना, तो हमने देखना है कि कौन सा अमाइनो एसिड कौन सी प्रोटीन में है, और ये हमें क्ल्यू प्रोवाइड करेगा कि फ़लाँ हमारी प्रोटीन जो है वो फ़लाँ उसकी प्रिकर्सर प्रोटीन है। ये आप देखें, आपने पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स में पढ़ा था। पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स जो हैं ये ड्राइव करते हैं क्ल्यूज़ अबाउट द सीक्वेंस ऑफ प्रिकर्सर प्रोटीन्स। आपको वो स्टेप्स याद होंगे पेप्टाइड सीक्वेंस टैग में कि सबसे पहले हमने प्रोटीन ली थी, उसको ब्रेक डाउन किया था, फ्रेगमेंट्स बनाए थे, फिर हमने उसकी मैचिंग की थी, और जिसके साथ सबसे ज़्यादा होमोलॉजी आई थी तो हमने कहा था कि फ़लाँ प्रोटीन हमारी ये जो क्लाइंट प्रोटीन है इसका जो है ना प्रिकर्सर है। अब केस स्टडी 4, इसमें देखें MS1 जो है वो हेल्प करता है मेजर द इंटैक्ट मैसेज ऑफ प्रोटीन्स। A list of candidate proteins peptides can be formed by comparing MS1 mass to the mass of proteins and peptides in the database। ये हमने लास्ट केस स्टडी में किया। अब हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, बल्कि MS2 हमने फ्रेगमेंटेशन की उसकी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि मैचिंग ऑफ ऑल MS2 पीक्स विद द थ्योरेटिकल फ्रेगमेंट्स ऑफ कैंडिडेट प्रोटीन। मतलब हमारे पास जो थ्योरी से रिज़ल्ट आया है ना उसको हमने मैच करना है जो हमारे पास एक्चुअल रिज़ल्ट है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स आए हैं, अब इनको हम जब मैच करेंगे तो हमें हेल्प आउट हो जाएगी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट प्रोटीन्स लिस्ट की। शॉर्ट लिस्टिंग हमारी हेल्प करेगी कि हम जो वो मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स के साथ जो हमारी होमोलॉजी आई थी उसको हम लिमिटेड कर लें। अब केस स्टडी 5 है, MS1 एंड MS2 प्रोवाइड करते हैं मैस ऑफ इंटैक्ट मॉलिक्यूल्स एंड इट्स फ्रेगमेंट्स। ये इन्फॉर्मेशन हेल्प आउट करती है फिल्टर प्रोटीन्स को प्रोटीन डाटाबेस से, और एक स्कोरिंग स्कीम हम यूज़ करते हैं। ये देखें, ये हमने पढ़ा था पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स में कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एम्प्टी स्क्वायर है। इसमें हमने रूट मीन स्क्वायर एरर को ऐड कर लिया और चूज़ अ रैंडम प्रोटीन, ये रैंडम प्रोटीन सीक्वेंस हमने ले ली और उसको कंपेयर कर लिया। लेकिन इसमें क्या है कि हम 3 स्कोरिंग स्कीम्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे पास ऑथेंटिसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए। वो हम अब इसमें करेंगे एग्जाम्पल केस स्टडी 6 में। कंपैरिजन परफॉर्म किए जाते हैं वेरियस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन पे। MS1 MS2 एंड पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स हैं। इंटीग्रेटेड स्कोरिंग स्कीम जो है वो कपल करती है इन फैक्टर्स को। इंटीग्रेटिंग स्कोरिंग स्कीम क्या थी, मॉलिक्यूलर वेट हमने उसका स्कोर लिया, पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स का स्कोर लिया, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल फ्रेगमेंट्स के कंपैरिजन का स्कोर लिया। उसके बाद हमने हर एक में रूट मीन स्क्वायर एरर ऐड कर दिया, और कम्प्रीहेंसिव स्कोरिंग स्कीम जो है वो सारे स्कोर्स को कंबाइन करेगी। ऑप्टिमाइजेशंस इसमें की जाती हैं जो कि प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन को बेटर करने में हमारी हेल्प करती हैं ताकि हम अपनी प्रोटीन को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकें और आइडेंटिफिकेशन एक्यूरेट भी हो।